Hello viewers, in this video we will discuss about कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पहले अमेंडमेंट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। सो सबसे पहला जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड हुआ तो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा गया, नॉट अडॉप्ट इनैक्ट, राइट। 1949 में अडॉप्ट करा गया था, 1950 में 26 जनवरी 1950 को इनैक्ट करा गया, लागू करा गया देश में। एंड नेक्स्ट ईयर ही 1951 में ही पहला अमेंडमेंट करा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो व्हाट वाज दैट अमेंडमेंट, किस रिलेटेड टू था? तो दैट इज़ रिलेटेड टू लैंड एक्यूजिशन, है ना। मैटर क्या था कि बहुत सारे लैंड्स जो थे वो बहुत ही लैंडलॉर्ड्स के पास थे एंड सोसाइटी में अनइक्वल अनइक्वालिटी ज़्यादा पैदा हो गई थी। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत लैंड है और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास लैंड ही नहीं है। मतलब लैंड लेस एंड लैंडलॉर्ड में बटा हुआ था पूरा का पूरा सोसाइटी। तो सरकार ने जस्ट जो लैंडलॉर्ड थे उनके लैंड्स को लेकर जो पीजेंट है या जो जिनके पास लैंड नहीं है उनको लैंड देने के लिए ये सोशल जस्टिस या इकोनॉमिक जस्टिस को मेंटेन करने की कोशिश में सरकार लगी थी, क्योंकि सोशल जस्टिस ज़रूरी था। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल वाले वर्ल्ड में जी रहे थे, राइट। सो दैट इज़ वाई पहला अमेंडमेंट करा जाता है जिसमें ये कहा जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि उस वो जो टाइम था उस टाइम में फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी भी थी, है ना। तो लैंड्स लोगों की प्रॉपर्टी होती है और यदि हमसे छीना जाए तो वो उसके कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। दैट इज़ वाई सरकार ने एक रास्ता निकाला कि जो भी लैंड से रिलेटेड चीज़ें होंगी उनको 9th स्केड्यूल में डाल दिया जाएगा। एंड जो भी हम 9th स्केड्यूल में डालेंगे, जैसे कि आर्टिकल 31A एंड 31B को ऐड करा गया, राइट। आर्टिकल 31 प्रॉपर्टी से रिलेटेड थी, राइट। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों को 9th स्केड्यूल में ऐड कर दिया गया एंड इनको जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया। मतलब जो भी चीज़ें सरकार 9th स्केड्यूल में ऐड करेंगी अब उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से लैंड्स को लैंडलेस लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करा गया एंड सोसाइटी में इक्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करी गई थी। साथ ही फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में और क्या करा गया था, तो दैट इज़ फ्रीडम टू स्पीच में कुछ रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, ठीक है। 19(1) सब क्लॉज 1A में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। मतलब आपको बोलने का तो अधिकार है, स्पीच का तो अधिकार है, लेकिन आप कुछ भी कंट्री में नहीं बोल सकते हो, ठीक है। जो कि IR कोहेन केस 2007 में सामने आता है इस केस के थ्रू कि यदि बेसिक फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर को यदि आपका स्पीच वायोलेट कर रहा है तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हमने दो इंपॉर्टेंट चीज़ देख ली। सबसे फर्स्ट तो लैंड एक्यूजिशन से रिलेटेड, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उनको 9th स्केड्यूल में डाल दिया गया, ये बोल के कि अब इनमें जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, राइट। क्योंकि सोसाइटी में मेंटेन करना था सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस से ज़्यादा अप्रोप्रिएट बोलना होगा कि सोसाइटी में इक्वालिटी लाना, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना इम्पॉर्टेंट था इस नज़रिए से, राइट। एंड दूसरा कि रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है राइट टू फ्रीडम पर। तो पहला जो अमेंडमेंट था 1951 का वो मेजरली इन दो चीज़ों से रिलेटेड था। नाउ मूव्स टू नेक्स्ट। नाउ इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है दैट इज 7th अमेंडमेंट एक्ट 1976। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें जैसे कि पहले जब इंडिया कॉलोनियल रूल के अंदर था, मतलब ब्रिटिश इंडिया का जस्ट अंडर था, तो उस टाइम में 4 टाइप्स में जो स्टेट थी वो डिवाइड थी। पहला पार्ट ए जिसमें फॉर्मल ब्रिटिश प्रोविजंस आते थे, पार्ट बी जिसमें फॉर्मल प्रिंसलरी स्टेट आते थे, राजा महाराजाओं के पास जो स्टेट था,
और पार्ट 3 में कमिश्नरी स्टेट आता था एंड पार्ट 4 में अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। तो इन सबको रिमूव कर दिया गया किसके तहत, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत, राइट। 7th अमेंडमेंट जब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में 1956 में, तब इनको रिमूव कर दिया गया और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने जस्ट गठित की गई, स्टेट राज्य पुनर्गठन आयोग। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जस्ट फॉर्म्ड हुई 1956 में और इसने कहा कि अब जो है वो टोटल 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी हम फॉर्म करने वाले हैं या होगी, ऐसा इस कमेटी ने इंट्रोड्यूस करा। और अभी की हम बात करें तो अभी कितना है, ये आप मेरे को जस्ट कमेंट डाउन करना कि अभी कितने स्टेट हैं और कितने यूटीज़ हैं, ठीक है। नाउ 7th अमेंडमेंट में और कौन सी चीज़ करी गई, तो गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट एक या एक से ज़्यादा स्टेट के लिए हो सकता है, मतलब एक गवर्नर एक या एक से ज़्यादा स्टेट के लिए कॉमन गवर्नर हो सकते हैं, ठीक है, जो कि आर्टिकल नंबर 153 में गवर्नर से रिलेटेड है, राइट। तो गवर्नर आते हैं 153 में, दैट इज़ कि गवर्नर एक या एक से ज़्यादा स्टेट के लिए कॉमन हो सकते हैं। तो गवर्नर का 7th अमेंडमेंट एक्ट में स्टेट और स्टेट के साथ गवर्नर को जस्ट अमेंड करा गया इस अमेंडमेंट में, ठीक है। तो ये मेजर इस अमेंडमेंट में मेजर चीज़ें क्या हुई हैं, हम बेसिकली इन्हीं चीज़ों को लेकर आगे चल रहा है कि मेजर चीज़ें क्या क्या हुई हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम बहुत सारे अमेंडमेंट्स पढ़ने वाले हैं। तो आप बेसिकली इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें कि 7th में क्या हुआ, जो भी पार्सन को हटाया गया, कमेटी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने स्टेट और यूटी को प्रपोज करा एंड एक से ज़्यादा स्टेट के लिए कॉमन गवर्नर हो सकते हैं और इसके साथ ही प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड ऑफिशिएटिंग जज ऑफ हायर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कुछ जजों के लिए एडिशनल जजों को की अपॉइंटमेंट करने की भी बात करी गई इसमें, मोस्टली ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन इज दैट इज अमेंडमेंट नंबर 24, अमेंडमेंट 24 अमेंडमेंट एक्ट 1971। सो 24th बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? सो 24th में क्या होता है कि एक केस आता है, गोलकनाथ जजमेंट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में गोलकनाथ जजमेंट केस आता है 1967 में, और ये इसने कह दिया, इस केस में कहा जाता है कि पार्लियामेंट डू नॉट हैव द पावर टू टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट्स थ्रू एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब गोलकनाथ केस में ये कहा गया कि पार्लियामेंट कोई भी चेंजेस फंडामेंटल राइट्स में नहीं कर सकती, ठीक है, इस केस में ये कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट में केस आता है गोलकनाथ केस, जिसमें पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में चेंज नहीं कर सकती, ऐसा कहा गया। तो 1971 मतलब कि इंदिरा गांधी का टेन्योर चल रहा है, ठीक है। तो आप देखो, अब इंदिरा गांधी अपने एक्सटेंशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या बुद्धि लगाया है ना। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो अभी करा है, इससे आप समझ पाओगे कि वो कैसे प्री प्लान कर रही हैं कि इमरजेंसी को हम कैसे एक्सपोज कर सकते हैं, बट पहले वो प्लान कर रही हैं। तो यहाँ पर उनका थोड़ा सा रिव्यू दिखेगा। तो जब गोलकनाथ केस में ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशन में रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, तो उन्होंने क्या कह दिया कि पार्लियामेंट्स पावर to amend any part of the constitution including fundamental rights by amending article 13 and 368। समझ में आया? मतलब कि इस अमेंडमेंट में जब गोलकनाथ का केस आता है 67 में, ये 67 में आया हुआ है ना गोलकनाथ का केस, कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में इंदिरा गांधी के टेन्योर में उन्होंने अपने मेजॉरिटी वाले सरकार, मेजॉरिटी में तो आई ही हुई थी, तो मेजॉरिटी सरकार के हेल्प से उन्होंने करा क्या, उन्होंने अमेंड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में और ये कह दिया कि अब पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड किसी भी चीज़ को
कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स एंड आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू है ना। सो जुडिशियल रिव्यू को भी अमेंड कर सकती है एंड आर्टिकल 368 मतलब कि अमेंडमेंट कहीं भी कर सकती है, सारे पूरे संविधान में कहीं भी। तो अब देखो सारा पावर वो अपने हाथों में ले चुकी है ना। मेड इट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। मतलब प्रेसिडेंट अब मना नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर एसेंट देने से, है ना। ये भी साफ साफ इस अमेंडमेंट में कह दिया गया कि प्रेसिडेंट मना नहीं कर सकते हैं। यदि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी बिल को यदि अमेंड करना है तो वो अपनी एसेंट देने से भी मना नहीं कर सकते। तो अब देखो कैसे प्रीव्यू तैयार हो रहा है इमरजेंसी के लिए, है ना। अभी हम और भी केसेस देखेंगे इससे रिलेटेड, बट दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट कि सारा पावर वो धीरे धीरे ले रही हैं। और एक टाइम तो एक अमेंडमेंट में ऐसा आएगा कि वो बहुत सारे चेंज कर देंगी। दैट इज़ वाई एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही फेम हो जाएगा, एक अमेंडमेंट को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया जाएगा, राइट। सो नाउ मूव्स टू आर्टिकल नंबर आर्टिकल नहीं, अमेंडमेंट नंबर अमेंडमेंट 26। ठीक है। सो 24 हमने देख लिया, अब 26 देखेंगे। उससे पहले हम 25 देख लेते हैं। 25 अमेंडमेंट एक्ट 1971, ये भी इंदिरा गांधी के टेन्योर में ही हुआ है। 71 उन्हीं का टेन्योर था, राइट। तो 71 में ईयर था, नॉट टेन्योर, टेन्योर नहीं बोल सकते। सो 25th अमेंडमेंट 1971 में आर्टिकल 39A एंड 39C की बात करी गई। 39B में बात करी गई रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की एंड 39C में बात करी गई इकोनॉमिक सिस्टम की। ठीक है। एंड ये दोनों ही सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए करा गया था, राइट। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को मेंटेन करने के लिए कि सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस लाया जा सके। इवन इट वायोलेट आर्टिकल 14 और 19, चाहे ये 14 या 19 को वायोलेट करे, फिर भी इंदिरा गांधी के सरकार ने कहा कि यदि हमें सोसाइटी में सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस मेंटेन करना है तो हमें फंडामेंटल राइट्स जैसे 14 या 19 को वायोलेट करना पड़े तो भी किया जा सकता है। मतलब कि इस अमेंडमेंट में कहा गया कि डीपीएसपी टेक प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट, है ना। डीपीएसपी को आगे रखा गया फंडामेंटल राइट से। ठीक। नाउ 26 अमेंडमेंट एक्ट 1971, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो भी जैसे अभी हमने देखा ना कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में स्टेट्स थे, प्रिंसनली स्टेट भी थे। तो वैसे प्रिंसनली स्टेट या फिर वैसे स्टेट जिनको कुछ प्रिविलेज मिली हुई थी, फॉर्मर रूलर्स जो भी राजा थे, उन सारे प्रिविलेज को या प्रिवेसी पर्सेस को एबॉलिश कर दिया गया, है ना। राजाओं से रिलेटेड जितने भी प्रिविलेज उनको था, अब उनको एबॉलिश कर दिया गया क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया। तो इंडिपेंडेंस के बाद तो उनको मिली हुई सारी प्रिविलेज फॉर्मल रूलर्स से रिगार्डिंग इस अमेंडमेंट एक्ट में उन एबॉलिश कर दी जाती है। नाउ अब हम देखेंगे आर्टिकल अमेंडमेंट नंबर 38 अमेंडमेंट 1975। तो 38 अमेंडमेंट 1975 में क्या होता है? प्रेसिडेंट डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी एंड रिलेटेड ऑर्डिनेंस नॉन जस्टिसेबल। इंदिरा गांधी का अब जैसे कि हमने देख ही लिया था 24th से, है ना। 24th में उन्होंने किस तरह से सारा पावर अमेंड करने का कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में अपने हाथों में ले लिया। उसी तरह से ये जो 38 अमेंडमेंट करती हैं वो 1975 में, उन्होंने क्या कहा, इसमें किया क्या? तो उन्होंने इसमें प्रेसिडेंट डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, मतलब यदि प्रेसिडेंट इमरजेंसी को डिक्लेयर करते हैं तो या फिर ऑर्डिनेंस लगाते हैं तो वो अब नॉन जस्टिसेबल होगा। नॉन जस्टिसेबल मतलब उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है ना। और ये करते ही उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया 1975 में। तो और उस टाइम में प्रेसिडेंट थे कौन? तो फ़खरुद्दीन अली अहमद, है ना। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद को कन्विंस करके उन्होंने ये पहले ही अमेंड कर लिया था उन्होंने। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया था उस टाइम में कि उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा था उसमें उन्होंने माल प्रैक्टिसेस यूज़ करा था। तो
अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट में वही कि राजनारायण ने इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था इंदिरा गांधी के केस को। दैट इज़ वाई उन्होंने अमेंड करवा लिया 38 अमेंडमेंट 1975 अमेंडमेंट में कि प्रेसिडेंट यदि डिक्लेयर कर दे इमरजेंसी या ऑर्डिनेंस तो वो अब नॉन जस्टिसेबल होगा, मतलब कोर्ट में अब उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आप दिमाग देखो, आयरन लेडी ऐसे ही नहीं कहा जाता है उनको, है ना? तो सारा मतलब हथकंडा पहले से ही अपने फेवर में उन्होंने सब कुछ कर लिया, ताकि यदि वो इमरजेंसी लगाए तो उसे किसी भी एंगल से कोर्ट जस्ट इंटरफेरेंस ना कर सके, है ना? नाउ नेक्स्ट अमेंडमेंट इज नेक्स्ट अमेंडमेंट इज 39 अमेंडमेंट एक्ट 1975। अब 39th में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया है कि इंदिरा गांधी ने माल प्रैक्टिसेस यूज़ करा था इलेक्शन को जीतने के लिए, है ना? इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में। तो इलाहाबाद में इन्होंने राजनारायण ने इलाहाबाद में इसे चैलेंज कर दिया कि इंदिरा गांधी ने माल प्रैक्टिसेस यूज़ करा है। तो 39th अमेंडमेंट में इन्होंने इस डिस्प्यूट से रिलेटेड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर जैसे चीज़ों जैसे पोस्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता जुडिशरी में, इससे रिलेटेड अमेंडमेंट भी करवा लिया। मतलब आप देखो कि कितनी शातिर दिमाग की है ना? तो पहले तो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी अमेंड करने का, उसके बाद दूसरा हमने देखा 38 में, 24 में वो देखा था, 38 में हम देख रहे हैं कि ऑर्डिनेंस या इमरजेंसी को नॉन जस्टिसेबल कर दिया, है ना? प्रेसिडेंट यदि डिक्लेयर कर दे तो। और 39 में हम देख रहे हैं कि जो भी इलेक्शन है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इवन स्पीकर, इनके इलेक्शन को अब चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में, है ना? तो ये भी उन्होंने करवा लिया। नाउ अब जो है वो मेन केस स्टार्ट होता है ना? इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा वाला कह सकते हैं, थोड़ा घोटाला और थोड़ा बहुत उन्होंने अच्छी काम में भी इसमें इंक्लूड है। अ, तो अब वो हम जानने वाले हैं। तो वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। दिस अमेंडमेंट इज कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख ही रहे हो, जितना इसमें लिखा हुआ है उससे ज़्यादा मैंने खुद से डाला हुआ है ना, एक्स्ट्रा। क्यों? इसमें बहुत से अमेंडमेंट हुए, बहुत सी चीज़ों को ऐड करा गया इस अमेंडमेंट में, है ना? इसीलिए इस अमेंडमेंट को एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का ही नाम दे दिया गया कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इतने सारे अमेंडमेंट करे गए इस अमेंडमेंट के अंदर कि इस अमेंडमेंट को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया गया है। नाउ अब एक एक करके देखेंगे कि इंदिरा गांधी ने क्या क्या ऐसा अमेंडमेंट करा था इसमें। तो सबसे पहला तो 3 वर्ड जोड़े गए इस अमेंडमेंट में, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, प्रियम्बल में ये तीनों वर्ड्स प्रियम्बल में जोड़े गए थे। दूसरा, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करा गया सिटीजन्स के लिए पार्ट 4A में। ठीक है, ये 2 चीज़ें तो सही थी। तीसरा, प्रेसिडेंट इज बॉन्ड बाय द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। इसी में अमेंड करा गया था कि प्रेसिडेंट बॉन्ड टू बी एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट के सलाह पर ही प्रेसिडेंट काम करेंगे। ठीक है, नाउ डीपीएसपी मोर इन्फोर्सिएबल, इसमें ही कहा गया है इस अमेंडमेंट में कि डीपीएसपी ज़्यादा इन्फोर्सिएबल होगा। ठीक है, बोथ सेंटर एंड स्टेट क्रिएट ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस। ठीक है, जुडिशरी सर्विस जो कि आर्टिकल 312 के अंदर आता है, उसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही क्रिएट कर सकता है कि कैसे जुडिशरी सर्विस को क्रिएट करना है। ठीक है, नाउ और क्या इसमें ऐड करा गया, तो 5 सब्जेक्ट को शिफ्ट करा गया स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में। और वो कौन कौन से सब्जेक्ट थे, तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल, वेट एंड मेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो ये सारी वैसे 5 सब्जेक्ट थे जिनको स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में, कि अब स्टेट तो इस पर बनाती है, साथ ही साथ अब यूनियन का भी इस पर
बनाने का, डिसीजन लेने का हक होगा। ठीक। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बियॉन्ड जुडिशियल स्क्रूटनी, मतलब कि जुडिशियल रिव्यू को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बाहर कर दिया गया, है ना। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप कुछ भी अमेंड करा जाएगा तो उसके लिए अब जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। मतलब आप देखो कि सरकार चाहे तो कुछ भी अमेंड कर देगी, कुछ भी लॉ अपने फेवर में बना लेगी। तो एक ड्रॉबैक ये भी है कि यदि कोई गवर्नमेंट मेजॉरिटी में है तो वो अपनी मेजॉरिटी का कैसे मिसयूज़ कर सकती है, किस लेवल तक मिसयूज़ कर सकती है। अभी तक हमने 24th अमेंडमेंट देख लिया, 24th, जो कि इंदिरा गांधी ने किस तरह अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग एनीवेयर इन दी कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेंड कर सकती है, उन्होंने अपने फेवर में करवा लिया। 38 में देख लिया कि इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दे तो नॉन जस्टिसेबल होगा, है ना। 39 में हमने देख लिया कि किस तरह से जो भी इलेक्शन है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, इन सब कुछ चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में। सो या इससे हम पता लगा सकते हैं या कि मेजॉरिटी में गवर्नमेंट हो तो अपने लेवल का या अपने पावर का किस लेवल तक वो मिसयूज़ तक कर सकती है, जो कि प्रूव होता है इस गवर्नमेंट के टाइम में, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है कि 42nd में ही लोकसभा का जो टेन्योर है वो 5 साल से 6 साल कर दिया जाता है। ठीक है। तो जो भी गड़बड़ी वाली काम करी जाती है 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, अभी हम वो सारे देखेंगे कि कैसे इसके बाद वाला जो अमेंडमेंट पढ़ेंगे उसमें ये सारे उल्टे सीधे काम ठीक करे जाते हैं। तो ये सब हम अभी देखने वाले हैं। तो ये तो हमने देख ही लिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी को मोर इन्फोर्सेबल बताया गया। इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट लगाते हैं उनको उनके टाइम को एक्सपेंड कर दिया गया कि जो 6 महीने के लिए पहले लगाया जाता था अब 1 साल तक लगाया जा सकता है। और कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल जोड़े गए, जैसे फ्री लीगल एड को जोड़ा गया, आर्टिकल 39A, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, आर्टिकल 43A, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, आर्टिकल 48A, एंड या ये एक ही साथ आएगा, प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। उसके साथ हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39। ये सारे डीपीएसपी इसी 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ही जोड़े गए। ठीक है। उसके बाद ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ये तो हम बात कर ही चुके हैं, आर्टिकल 312, ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जोड़े गए। तो कितने सारी गड़बड़ी वाले काम हो गए। क्या क्या गड़बड़ी वाला काम हो गया, उसको हम देख लेते हैं कि जो प्रेसिडेंट हैं वो इमरजेंसी का टाइम 6 से 1 साल कर सकते हैं, लोकसभा का टेन्योर 5 से 6 साल अपने फेवर में, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में अब जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, है ना। कुछ भी आप चेंज कर सकते हो अपने मन से। नाउ डीपीएसपी मोर इन्फोर्सेबल बना दिया गया, and president want to advise on the bond by the advice of cabinet। तो ये कुछ गड़बड़ी वाले काम करेगा, है ना। अब हम देखेंगे कि इसके बाद हमारा आने वाला है 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो 44th में जैसे कि 42nd में हमने देखा, 42nd में देखा इंदिरा गांधी का पीरियड था, इन्होंने ये सारे अपने फेवर में करने के लिए एक भी कसर नहीं छोड़ा। तो नेक्स्ट बार दूसरी सरकार आती है, सबसे पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है, जनता पार्टी की, है ना। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में उन्होंने ये सारे जो भी उन्होंने गड़बड़ी वाले काम करे थे उनको ठीक करा है अमेंडमेंट करके फिर से, है ना। तो जो भी गड़बड़ी वाले काम 42nd अमेंडमेंट में करे गए उन सबको ठीक किया गया जनता पार्टी मतलब कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। तो क्या क्या करा गया, तो पहले तो ये जो इमरजेंसी लगाया गया था ना इंदिरा गांधी के थ्रू, वो ये बोल के लगाया गया था, वर्ड क्या था, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो पहले तो इस वर्ड को ही रिप्लेस किया गया कि अब देश में कभी भी इंटरनल डिस्टर्बेंस, क्यों इंटरनल डिस्टर्बेंस बोला गया था, क्योंकि हमने अभी जाना कि राजनारायण ने उनके जस्ट इलेक्शन को चैलेंज कर दिया था हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में।
तो जगह जगहों पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया था। मेनली इस प्रोटेस्ट में पार्ट लेने वाले कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण और जैसे लीडर्स और बहुत से स्टूडेंट्स भी इसमें पार्ट लेते हुए सामने आए। एंड बिहार और गुजरात में इसका ज़्यादा प्रोटेस्ट दिखा। दैट इज़ वाई कि ये सब विरोध और आंदोलन देखकर इंदिरा गांधी घबरा जाती हैं और एंड उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम से, क्योंकि अमेंडमेंट तो वो पहले से ही करवा चुकी थी बहुत कुछ, है ना, अपने फेवर में। तो बस मौका देखकर उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे फखरुद्दीन अली अहमद जो कि प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, उनको कन्विंस करा एंड इमरजेंसी इम्पोज कर दिया कंट्री में, नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। ठीक है। सो इसमें अमेंड करा जाता है 44th अमेंडमेंट एक्ट में, और ये कहा जाता है कि अब तब तक इमरजेंसी नहीं लगाया जाएगा जब तक कि आर्म्ड रेवेलियन ना हो, है ना, मतलब फोर्सफुली आर्म्ड के यदि आर्म्ड से कोई खतरा है देश को, सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, तो इमरजेंसी लगाया जा सकता है। ठीक है। और साथ ही साथ रिटन रिकमेंडेशन देना पड़ेगा कैबिनेट को, प्रेसिडेंट के पास, है ना, डिक्लेयर करने के लिए नेशनल इमरजेंसी, मतलब रिटन में देना ही पड़ेगा कैबिनेट को। कुछ भी ऐसे प्रोसेस को थोड़ा टफ बनाया गया है ताकि जल्दबाजी में कुछ एक्शन ना लिया जा सके। और उसके बाद जैसे हमने इसमें 42nd में देखा था कि जुडिशियल रिव्यू को हटा दिया गया, मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी अमेंड करो उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, है ना। तो 44th में जुडिशियल रिव्यू को बैक लाया गया फिर से कि नहीं, आप क्या चेंज कर रहे हो, क्या नहीं चेंज कर रहे हो, बेसिक स्ट्रक्चर को यदि हार्म पहुंच रहा है तो आप वैसे चेंजेस नहीं कर सकते। तो जुडिशरी का काम होता है जुडिशियल रिव्यू करने का, है ना। ये जुडिशरी का पावर है जुडिशियल रिव्यू, कि पार्लियामेंट यदि कुछ भी लॉज या अमेंड कर रही है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए कर रही है, बेसिक स्ट्रक्चर को हानि या तो नहीं पहुंच रहा है, ये चेक करने का काम होता है जुडिशरी का। दैट इज़ वाई कि गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, वो अपने फेवर में कुछ भी ना लेकर आ जाए। तो ये जस्ट चेक करती है जुडिशरी कि हाँ, आपने जो रूल या लॉ या डिसीजन या बिल एक्ट लाए हो वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म तो नहीं पहुंचा रहा, उसके अकॉर्डिंग टू है या नहीं है। तो इसको फिर से वापस लाया जाता है 44th अमेंडमेंट एक्ट में। और इसमें ये भी कहा जाता है कि मेंटेन किया जाएगा कोरम, मतलब 1/10 मेंबर का होना ज़रूरी है लोकसभा या किसी भी हाउस को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है। किसी भी हाउस में काम स्टार्ट होने से पहले 1/4 मेंबर का होना ज़रूरी है। 1 या 2 मेंबर होगा और आप कोई भी बड़ा डिस्कशन कर दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी को एबॉलिश कर दिया गया इसी के थ्रू, है ना। राइट टू प्रॉपर्टी जो कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1F में था, उसके अलावा 31 में था, उसको एबॉलिश कर दिया जाता है एज अ फंडामेंटल राइट। एबॉलिश करके 31A आर्टिकल जोड़ा जाता है और इसे अब लीगल राइट बना दिया जाता है। ठीक है। क्योंकि हमने पहले ही देखा कि सबसे फर्स्ट अमेंडमेंट लैंड रिफॉर्म्स प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड ही था, प्रॉपर्टी को हटाने के लिए इतना बड़ा जस्ट अमेंडमेंट करा गया। ठीक है। तो उससे यहाँ पर राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट है एबॉलिश करके लीगल राइट बनाया जाता है। नाउ चैलेंजेस इलेक्शन ऑफ, जो भी हमने देखा था ना 42nd में कि चैलेंज नहीं किया जा सकता प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर के इलेक्शन को, अब उनको 44th में अमेंड करके ये कहा गया कि नहीं, अब कहा करा जा सकता है यदि चाहे कोई कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को चैलेंज करना, तो ये किया जा सकता है, क्योंकि 44th में मना कर दिया गया था ना, तो इसमें फिर से वो रिवाइवल करा गया। इसके बाद आर्टिकल 20 और 21 को कहा गया कि ये इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। ठीक है। तो 20 मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है शॉर्ट्स के थ्रू, आप देखना। एंड 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है। सो आर्टिकल 20 और 21 से जैसे आर्टिकल्स हमारे इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं। और जो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर बढ़ा दिया गया था 6 साल के लिए, उसे फिर से रिस्टोर करा जाता है 5 साल
ठीक है। तो ये जो भी चेंजेस गड़बड़ी वाले किए गए थे 42nd में, वो 44th में सारे ठीक करे जाते हैं। नाउ मूव्स टू नेक्स्ट वन, दैट इज 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। इसमें क्या होता है, आया राम गया राम एक जुमला बहुत फेमस हुआ था, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, दल बदल कानून। ये क्यों लाया गया, तो एक केस आता होता उस टाइम में हुआ था हरियाणा में, एक जस्ट मिनिस्टर ने 1967 में 3 पार्टी चेंज करी 24 आवर्स में, है ना। तो 3 पार्टी उन्होंने चेंज करा 24 आवर्स में। दैट इज़ वाई ये कंपल्सरी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि कोई मेंबर या मिनिस्टर है, वो यदि चाहे तो 6 महीने पहले इलेक्शन के, और यदि चाहे तो 6 महीने बाद ही चेंज कर सकता है। क्योंकि क्यों ऐसा है, यदि मिनिस्टर चेंज कर रहा है तो 2 ही रीज़न हो सकता है, एक तो मनी, या फिर एक तो सीट का लालच, है ना, पोस्ट का लालच। इसलिए आप यदि चाहो तो 6 महीने बाद या 6 महीने पहले करो, लेकिन उस टाइम में, चुनाव के टाइम में नहीं कर सकते, इलेक्शन के टाइम में नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई एंटी डिफेक्शन लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड इसमें स्पीकर के हाथ में पावर दिया गया कि स्पीकर डिसाइड करेगी कि किसी ने यदि ऐसा काम किया है किसी मिनिस्टर ने, तो उसके जस्ट मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई कर देगी। ठीक है, तो ये स्पीकर के हाथों में होगा, लोकसभा में स्पीकर एंड राज्यसभा में चेयरपर्सन के हाथ में। ठीक है, और यही एंटी डिफेक्शन लॉ को के लिए एक न्यू स्केड्यूल भी बनाया गया, दैट इज 10th स्केड्यूल। 10th स्केड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड करा गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो अमेंडमेंट हो रहा है ना, तो इसके लिए एक स्केड्यूल बनाकर इसमें डाला गया। नाउ मूव्स टू की 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। इसमें क्या किया, वोटिंग एज को 21 से रिड्यूस करके 18 ईयर कर दिया गया लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में। ठीक है, पहले 21 ईयर्स था वोट देने की ईयर, और उसको अब रिड्यूस करके 18 कर दिया गया। नाउ मूव नेक्स्ट 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। 71st अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया, कोंकणी, मैथिली, नेपाली जैसे लैंग्वेज को 8 स्केड्यूल में ऐड करा गया। ठीक है, तो लैंग्वेज, हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज टोटल 18 थे और अभी 22 हैं। तो ये सारे जो लैंग्वेज है, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, इनको ऐड करा गया था। 73rd अमेंडमेंट है 1992। इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। क्यों, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। 73rd रिलेटेड है पंचायती राज से, ठीक है, जो कि पार्ट 9 में है। एंड इसमें टोटल 29 आइटम्स आते हैं पंचायत के अंदर। एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड है, म्यूनिसिपैलिटीज से, जो कि पार्ट 9A में है। ये पार्ट 9 में था, ये पार्ट 9A में है, और इसमें 28 फंक्शंस है। ठीक है, तो 1 to 98 ऐसे याद रख सकते हैं, है ना, ये 1, ये 2, 1 to 98। ओके, सो ये मैंने निकाला है, वैसे याद करने का तरीका, वैसे आपका तरीका अलग भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट इज 74th तो हमने देख लिया है ना। 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991। इसमें क्या किया जाता है, 69th अमेंडमेंट एक्ट में नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, है ना, दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया गया, जिसमें कहा गया कि दिल्ली में 70 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में होंगे और 7 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे दिल्ली के लिए। ठीक है, तो दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिलता है 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत। अब हम जब दिल्ली को समझ ही रहे हैं तो हम थोड़ा सा ये भी समझ लेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर क्या होता है। सो दोनों को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। गवर्नर स्टेट में होता है बेसिकली, ठीक है, स्टेट्स के लिए गवर्नर को अपॉइंट करा जाता है, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हैं यूटी के लिए, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी एंड अंडमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट कंट्रोल इनके पास ज़्यादा होता है, और ये मोस्टली गवर्नर सेरिमोनियल हेड होते हैं प्रेसिडेंट की तरह। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल कौन सा है लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए, तो 239 और 239A दिल्ली के लिए। ठीक है, तो ओनली इन दिल्ली एंड पुडुचेरी में है। गवर्नर का तो आर्टिकल 153 से 162
है ही, एंड गवर्नर हर स्टेट के लिए होता है. सो ये बेसिक सा एक डिफरेंस है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड गवर्नर में डिफरेंस क्या है. तो बस इतना ही डिफरेंस है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी के लिए अपॉइंट होते हैं एंड अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बोथ, एंड गवर्नर जो है वो स्टेट के लिए होते हैं. ठीक है. सो बेसिक वाली चीज़ जो है वो यहाँ पर यही लिखी हुई है. ये बताने का मेन पर्पस यही था कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर के बारे में जो कन्फ्यूज़न वाला स्टेट है उसको क्लियर कर सके. तो यूटी विथ एलजी मोर कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है. मोर क्योंकि यूटी में गवर्नेंस थोड़ा मोर कॉम्प्लेक्स होता है. दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर हायर अथॉरिटी के लिए जस्ट यूटी में लेजिस्लेटिव व्हाट लेजिस्लेटिव नॉट लेजिस्लेटिव लेफ्टिनेंट गवर्नर. ओके. हाँ, तो ये याद रखना है टर्म्स. लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है यूटी एंड ऑल स्टेट के लिए गवर्नर होते हैं. सो ये मैंने बताया क्यों, तो जस्ट हम अभी अमेंडमेंट पढ़ रहे थे दिल्ली से रिलेटेड. दिल्ली को एनसीटी का दर्जा दिया गया, तो दिल्ली यूटी में आता है और वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है जो कि ज़्यादा पावरफुल होता है, डायरेक्ट कंट्रोल होता है और सारा जो अप टू डेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को करता है. ठीक है. नाउ 86 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002. इसमें फंडामेंटल राइट्स की तरह एजुकेशन को ऐड करा जाता है आर्टिकल 21A में. ठीक है. फंडामेंटल राइट की तरह. साथ ही राइट टू एजुकेशन पहले डीपीएसपी का पार्ट था आर्टिकल 45 में. तो सबसे पहले डीपीएसपी का ही पार्ट था राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 45 के तहत. इसे 21A आर्टिकल में एज अ फंडामेंटल राइट जोड़ा गया और साथ ही इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ के आर्टिकल नंबर 51 में भी ऐड करा गया, जो कि 11th नंबर में लास्ट में इसी को ऐड करा जाता है राइट टू एजुकेशन को. ठीक है. तो ये जो अमेंडमेंट है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसमें 3 जगहों पर, एक तो पहले से ही था डीपीएसपी और साथ ही फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट की तरह एजुकेशन को राइट टू एजुकेशन को जोड़ा जाता है. नाउ नेक्स्ट इज 91st अमेंडमेंट एक्ट 2002. ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है कि जो मिनिस्टर्स का साइज़ होगा ना, पीएम के साथ मिनिस्टर का जो साइज़ है वो 15% से ज़्यादा, मतलब जो स्ट्रेंथ है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो 15% से ज़्यादा नहीं होगा, है ना. सो ये यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है कि आप बहुत बड़ी मंत्रिपरिषद नहीं रख सकते हो, काउंसिल नहीं रख सकते हो. तो द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर को लेते हुए यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेल नॉट एक्सेस 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा में 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता. ठीक है. नाउ 92nd अमेंडमेंट 2003 में भी लैंग्वेज को ही ऐड किया जाता है और अब यहाँ पर और 4 लैंग्वेज यूज़ कर ऐड करे गए, दैट इज़ बोरो, डोगली, मैथिली, संथाली, और नाउ अब टोटल 22 है. इसके पहले भी हमने एक अमेंडमेंट देखा था, है ना, जिसमें कि 14 लैंग्वेज हुई थी और 92nd में जब अमेंड करा गया 2003 में, तो 92nd में बोरो, डोगली, मैथिली, संथाली लैंग्वेज को ऐड करने के बाद अब टोटल लैंग्वेज हमारा ऑफिशियल 22 है. ठीक है. नाउ 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जोड़ा जाता है फंडामेंटल राइट की तरह आर्टिकल 19 में, और पहले ये डीपीएसपी का पार्ट था और पार्ट 9B में भी इसे जोड़ा जाता है. ठीक है. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को. नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मतलब जो कि जैसे डेयरी मिल्क या फिर अमूल डेयरी, ये सारे ऐसे सोसाइटीज़ हैं जो कि आपस में जस्ट प्रॉफिट के फ़ायदे के लिए एक कॉर्पोरेशन का फॉर्मेशन करते हैं, राइट. तो इससे स्टेट को बेनिफिट होता है, दैट इज़ वाई अब ये एक अमेंड करके राइट मिल चुका है फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 19. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट इज 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014. अब ये 99th अमेंडमेंट में था क्या, तो कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, जजों को अपॉइंट करने का जो सिस्टम होता है कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं. जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन को में जो भी मेंबर्स पार्ट लेते हैं उसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, राइट. ये मैंने आपको बताया है प्रेसिडेंट के वीडियो में, तो यदि आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो मेरे प्रेसिडेंट वाले वीडियो में, जिसमें मैंने बताया कि इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है. ये किसी कॉलेज का नाम नहीं है. प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो भी मेंबर्स पार्ट लेते हैं, जो भी
कौन पार्ट लेते हैं, जस्ट उनको कहा जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। नाउ यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है, तो जज को नियुक्त कैसे किया जाएगा, उसमें कौन कौन पार्ट लेंगे, उस सिस्टम को कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। तो कॉलेजियम सिस्टम पहले चलता था और अभी भी चलता है, बीच में थोड़ा टाइम के लिए अलग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा गया था। तो पहले कॉलेजियम सिस्टम ही चलता था, जिसमें कि 4 सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे, ठीक है, सीनियर जज होते थे। तो 4 सीनियर जज होते थे सुप्रीम कोर्ट के, और एक सीजेआई होता था, किसमें, कॉलेजियम सिस्टम में। एक सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो एक सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज होते थे। ये मिलके ही कौन नेक्स्ट जज होने वाले हैं जुडिशरी में डिसाइड करते थे। नाउ बीच में जब मोदी गवर्नमेंट आती है 2015 में, उन्होंने एनजेएसी को इंट्रोड्यूस किया। एनजेएसी मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब इसमें क्या था, उन्होंने कहा कि एक सीजेआई तो होंगे ही जैसे पहले थे, 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, पहले 4 था अब 2 होंगे, एक लॉ मिनिस्टर होगा और 2 इमिनेंट पर्सन होगा। तो यहीं पर थोड़ी गड़बड़ी लगी सुप्रीम कोर्ट को कि 2 इमिनेंट पर्सन होगा, इसका मतलब कि कहीं से भी वो बाहर से इंसान रह सकता है, शायद एग्जीक्यूटिव से भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो थोड़ी सी वो आ जाएगी ना, और ऐसा कहा गया है कि हमारे देश में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एकदम ही अलग रहेंगे। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50 बात करता है ना। सो जुडिशरी में किसी भी दूसरे बॉडी का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, क्योंकि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। बट इस एनजेसी ने तो ऐसा रॉन्ग प्रूफ कर दिया है ना, कि 2 इमिनेंट को यदि जगह दे दिया जाए तो हस्तक्षेप हो जाएगा, तो फिर इंडिपेंडेंस कहाँ मेंटेन रहेगा। एक इंडिविजुअल बॉडी या इंडिपेंडेंट बॉडी जुडिशरी तो नहीं रहेगी। दैट इज़ वाई इसे कैंसिल आउट कर दिया जाता है, नन एंड वॉइड घोषित कर दिया जाता है कि एनजेएसी बेसिक प्रिंसिपल को हार्म पहुंचा रही है और ऐसा नहीं किया जा सकता। और फिर से जो पुराना वाला सिस्टम था कॉलेजियम सिस्टम, उसी को लागू कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये किया गया था 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2014 में, कॉलेजियम को रिप्लेस कर दिया गया था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दिस अमेंडमेंट नन एंड वॉइड कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का प्रोविज़न है ना। सो जुडिशियल रिव्यू के साथ उन्होंने ये नन एंड वॉइड घोषित कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज 101 अमेंडमेंट एक्ट 2017। इसमें दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। और अब 2 स्लैब नए वाले जो है वो इंट्रोड्यूस करे गए 2025 में, दैट इज़ 5% और 18% का स्लैब, है ना। और पहले 12-18 भी था, तो 12-18 को अब रिमूव कर दिया गया है। तो न्यू जीएसटी स्लैब में टोटल पहले जो थे 5, 12, 18, 28 चारों थे, बट अब जो है वो सिर्फ 5 और 18 ही है। 5 और 18 है ना, 5 और 18 है, 12 और 28 को अब जस्ट रिमूव कर दिया गया। तो जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था 101 अमेंडमेंट एक्ट 2017 में। 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 में किया गया था। तो इसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस को जस्ट यहाँ पर फॉर्म करा गया था, जो कि पहले स्टेट्यूटरी बॉडी थी। पहले ये थी नहीं, फिर बाद में ये बनाई जाती है कि वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए डिसीजन लेना से रिलेटेड ये अमेंडमेंट करा जाता है। नाउ 103rd है ना, 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन मतलब EWS के लिए 10% रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। ये सब रिसेंटली हुए हैं चीज़ें, है ना। जीएसटी ये हम जस्ट मोदी गवर्नमेंट के पीरियड में हमने देखा ये सारी चीज़ें, है ना। जैसे कॉलेजियम सिस्टम, उसके बाद जीएसटी, देन अदर बैकवर्ड क्लास